नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एसकेजी मैथमेटिक्स में। देखिए, आज से मेरा जो मैंने कोर्स बताया था आपको कि मैं आपको 10 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, 10 पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो आज से शुरू है। ठीक है। और उसका पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स से मैं शुरुआत करूंगा, वेक्टर्स एंड 3D। तो पहले मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो वेक्टर्स का देखिए, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वेक्टर्स का आपका पहले बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर्स है हमारा, वो आपको फिजिक्स में भी काम आता है, वो आपको मैथ्स में भी काम आता है। ठीक है। और बीएससी एजी और बीएससी मैथ्स दोनों में ही वेक्टर से 3-4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बीएचयू के पेपर में। ठीक है। तो वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो हमें जानना होगा कि वेक्टर्स होता क्या है, और वेक्टर्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्केलर्स क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, स्केलर और होता है वेक्टर। ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास स्केलर प्लस डायरेक्शन, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। ये होते हैं वेक्टर्स। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको 10 मीटर जाना है। ठीक है। जो 10 मीटर हो गया हमारा, वो क्या हो गया, जो 10 मीटर हो गया वो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। पर हमें पता नहीं 10 मीटर इधर जाना है, 10 मीटर इधर जाना है, 10 मीटर इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, किधर जाना है। तो 10 मीटर जो हो गया वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। लेकिन आपको किसी को कहा जाए कि 10 मीटर जाओ, तो वो पूछेगा किधर जाना है, तो आप बताएंगे उसको 10 मीटर ईस्ट में जाना है। तो जो ईस्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन। और वही बन जाता है वेक्टर। मान लीजिए 10 मीटर ईस्ट में, तो उसे कैसे बताएंगे, 10 मीटर ईस्ट में। ठीक है, 10 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है। तो ये रही बात स्केलर और वेक्टर की। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है। अब बात आती है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसमें पोजीशन वेक्टर, पीवी से दिखाते हैं इसे, ऑफ अ पॉइंट। ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, आपका ये हम एक्सेस बना लेते हैं आपकी। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड हो गई। और मान लीजिए ये वेक्टर दिया है आर। ठीक है। तो इसके पोजीशन वेक्टर जो होगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ ये एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सिस की तरफ वाई, और जेड एक्सिस की तरफ जेड है। ठीक है। और ये पॉइंट पी है हमारा। ठीक है। तो यही पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है। आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस इनिशियल पॉइंट से एक्स वाई जेड। तो यही हमारा क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर मतलब कि वो किस कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है पॉइंट। ठीक है। मान लीजिए हमें बोला जाए कि एक्स वाई जेड ये पी पॉइंट तक पहुंचना है ओरिजिन से, तो कैसे जाएंगे, एक्स डिस्टेंस हम एक्स की तरफ मूव करेंगे, वाई डिस्टेंस वाई की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। और फिर इस तरफ जो भी जेड डिस्टेंस होगी उसमें जेड डिस्टेंस मूव करेंगे। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक क्यूब बनाकर दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए, तो ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है। इसमें हम बना लेते हैं एक्सेस अपनी। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए इसको मोल लेते हैं हम, ओरिजिन है ये। ठीक है। और ये एक पॉइंट है पी। ठीक है। एक्स वाई और जेड डिस्टेंस पे है, जो कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जेड। ठीक है। तो पी तक पहुंचना है हमको ओ से, तो कैसे जाएंगे, एक्स की तरफ हमने क्या किया, एक्स की तरफ हम एक्स डिस्टेंस मूव कर गए। ठीक है। यहाँ से लेके एक्स डिस्टेंस तक एक्स की तरफ मूव कर गए। अब हम वाई की तरफ वाई डिस्टेंस मूव कर जाएंगे,
z की तरफ z डिस्टेंस मूव कर जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे p पॉइंट पे, ठीक है। तो यही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक, दो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर्स में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। बात आती है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए आपका क्या होता है। देखिए, हर एक वेक्टर जो होता है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, उसी तरह ये जेड, ठीक है। दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड। तो मान लीजिए ये एक हमारा वेक्टर है, वेक्टर मान लीजिए ये है आर वेक्टर, ठीक है। और ये पी पॉइंट तक पहुंचता है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा क्या। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन होता है हमारा एंगल विथ द पोजीशन वेक्टर, दिस एंगल विच अ वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और इसको हम इस ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल कैसे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ से मान लीजिए अल्फ़ा है, ठीक है। वाई एक्सिस से ये मान लीजिए बीटा है और उसी तरीके से जेड एक्सिस से ये मान लीजिए गामा है, ठीक है। और ये एंगल ज़रूरी नहीं प्लेन में हो, ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं है, ये 3D डायग्राम है, 3D की तरह समझिएगा। ये एंगल उठ कर आया है ऊपर, ठीक है। तो जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा है ये क्या है, हमारे एंगल जो कि ये वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस से बनाता है, राइट। अभी बोलेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो इन्हीं एंगल्स का कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम एंड एन से, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉस अल्फ़ा, एम इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू क्या हो गया, कॉस गामा, ठीक है। तो ये बात रही डायरेक्शन कोसाइन की। अभी ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। डायरेक्शन कोसाइन हमारा यूनिक होता है, ठीक है। बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक क्यों होता है, क्योंकि हर एक पोजीशन वेक्टर, हर एक वेक्टर का जो एंगल बनेगा एक्स वाई और जेड एक्सिस से वो हमेशा सेम रहेगा। और कॉस जो 0 से पाई के बीच में होता है ये सारे एंगल्स, ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो कोई भी तीन क्वांटिटीज़, तीन ए बी सी मान लीजिए, जिनका इसके साथ प्रपोर्शन सेम आए, मान लीजिए एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, अगर ये प्रपोर्शन में है इनके, ठीक है, तो वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे उसके, ठीक है। क्या होंगे, ए बी सी, वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होगा एल, एम एंड एन का, कब कब होगा, जब एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, ठीक है। अभी बात क्या होती है कि इसे बोलते हैं कि ये प्रपोर्शनल है, ठीक है। तो मैं आपको इसको और समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2, 1 और 2, ठीक है। मान लीजिए किसी वेक्टर्स का ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि इसके हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। मान लीजिए, देखिए आप मॉड इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करके हमें, मान लीजिए ए वेक्टर है कोई, उसका ये हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करके आप इसको ऐड कर लीजिए। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 4 अंडर रूट, ये 9 में अंडर रूट 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या होगा, 2/3, 1/3 एंड 2/3, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ये अगर डायरेक्शन रेशियो है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। ये डी सी इसका शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्शन कोसाइन का, और डी आर डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक। अभी इसमें जो प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन की, एक होती है ये कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, हमेशा, ये हमेशा राइट, ठीक है। अगर एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन है किसी एक वेक्टर आर के, तो उसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हमेशा होगा, ठीक है। देखिए इसी के केस में कर लेते हैं, 2/3, 1/3 और 2/3 ये हमारे क्या डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो इसको हम चेक करा के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9, ठीक है। 4/9 इक्वल टू 1, तो ये देखिए 1 के बराबर आ जाएगा। अपॉन में 9 एलसीएम, 4 + 1 + 4 9, 9/9 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की ये प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में इतना ही अंतर होता है कि डायरेक्शन रेशियो हमारा कोई भी जो है हो सकते हैं ए बी सी जिनका प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो डायरेक्शन कोसाइन के साथ सेम है, और डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो जो होते हैं हमारे यूनिक होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो इसी डायरेक्शन कोसाइन के टाइम्स कोई भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। तो चलिए टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की। कितना टाइप का वेक्टर्स होता है, किस किस टाइप का वेक्टर्स होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है वो होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इसको हम किससे दिखाते हैं, एन कैप से दिखाते हैं। ये हमारा कैप होता है ऊपर, ऐसे कैप बना देते हैं और एन कैप से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो बात आती है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। देखिए यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में यूनिटी बढ़ा दें उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, तो मान लीजिए एक वेक्टर n है, n, ठीक है। A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ये मैं बताऊंगा आपको ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। A1 i कैप, A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। तो मान लीजिए n वेक्टर है एक, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, n कैप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n, ठीक है। अभी आप ये लिख लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ लिख दी है भाई, इसको क्या कहते हैं, क्यों लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अपॉन मॉडुलस n, मॉडुलस n मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। आई जे कैप के कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स ही हैं, पर ये पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स के नाम दे दिए गए हैं आई जे और के कैप, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको, देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड जिसका क्या होता है यूनिटी होता है। अभी ऐसे 3 वेक्टर्स माने गए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो जो हमने बोला कि अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर मान लें यूनिट वेक्टर, तो उसको हमने आई कैप नाम दे दिया, ठीक है। वाई डायरेक्शन में उसी तरीके से हमने एक ओरिजिन से जे कैप नाम दे दिया, और इसी तरीके से जेड एक्सिस में हमने एक यूनिट वेक्टर को के कैप नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। देखिए लिख के देता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा आई कैप, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा उसी तरीके से
जे कैप हो जाएगा, और जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा उसी तरीके से के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक्स उस वहाँ तक पहुँचना है हमें ओरिजिन से, तो क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक्स बढ़ते हैं, वाई डायरेक्शन में वाई बढ़ते हैं, और जेड डायरेक्शन में जेड बढ़ते हैं। यहाँ अगर A1 A2 A3 दिया है तो सेम सिंपल बात है, A1 डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर है ये, ठीक है, ये ठीक P एक्स वाई और जेड, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमको क्या करना है, एक्स बढ़ना है। ठीक, अभी वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वाई बढ़ेंगे। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में इस तरफ मान लीजिए ये उठा हुआ यहाँ पर पॉइंट है, ये यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट, तो ये जो जेड डिस्टेंस हो गई, इसको इसको हमें जो है मेज़र करना है, और वहाँ पे हम जाकर पी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी कि हमें यहाँ तक पहुँचना कैसे था। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक, तो यही होता है वेक्टर का नोटेशन कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एन इक्वल टू जितना हमें चलना है। देखिए वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नीट्यूड, तो एन कैप को कैसे लिखेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए जी जो मैंने लिखा है, तो A1 किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़े। ठीक है, फिर हम B1 बढ़े, ठीक है, जे कैप की डायरेक्शन में, यानी दिस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और C1 बढ़े हम कहाँ पे, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी के कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो इसका मॉडुलस होता है वेक्टर का, वो क्या होता है, सिंपल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यही है एक्स वाई जेड दिया है, तो ओरिजिन से कैसे निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से एन का क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस वेक्टर का, यानी मैग्नीट्यूड, मॉडुलस माने मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड वेक्टर का ये होता है। ठीक, अब बात आती है कि हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि एन कैप को क्या फॉर्मूला होता है, तो एन कैप इक्वल टू ये वेक्टर, यानी A1 आई कैप B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, A1 आई कैप B1 जे कैप प्लस C1 के कैप अपॉन जो इसका मॉडुलस है, मॉडुलस यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर जो है, एक वेक्टर का एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा वो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इसका मैं क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊँगा। ठीक है, अभी पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक, अभी बात आती है हमारी, हमने यूनिट वेक्टर जान लिया। ठीक है, अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो हमारा है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। और ये जान लीजिए आप कि BHU के पेपर में इन यूनिट वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है और पूछा भी जाता है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, तो जानिए कोलिनियर वेक्टर है क्या। देखिए कोलिनियर वेक्टर कुछ नहीं होता है। कोलिनियर वेक्टर मान लीजिए कि दो वेक्टर इस तरीके से दिए हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है एक ए डैश, ठीक है, और ये इस तरीके से वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में, दोनों एंटी पैरेलल है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, इनमें से कॉमन बात क्या है कि ये दोनों सेम पैरेलल सपोर्ट पे हैं, यानी एक ही लाइन पे हैं दोनों, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यही होता है कोलिनियर वेक्टर। ठीक, अब बात आती है कि कोलिनियर वेक्टर का कुछ तो प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही ख़ास है। ठीक है, अगर दो वेक्टर लेट A एंड B बी टू कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक, वेक्टर्स अगर A B दो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इसका खास बात ये होता है कि A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। ठीक है, लैम्डा एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। ठीक है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, तो A इज़ लैम्डा टाइम्स B, यानी कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं
तो एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये होता क्यों है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। ठीक, अब बात आती है, मान लीजिए हमने ये माना पोजीशन वेक्टर पी, ये आर वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर पी किया, मान लिया एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए कोलिनियर, ये आर वेक्टर है, ठीक, आर वन मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा वेक्टर एक और है जो कि इसकी कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो मैंने आपको बताया सेम लाइन ऑफ सपोर्ट में होगा, सेम पैरेलल लाइन में, इस तरीके से। ठीक है, सेम होना चाहिए, उसी लाइन में होना चाहिए। तो यहीं से हमने दूसरा वेक्टर एक खींचा, तो ये इसी तरीके से होगा। एक यहाँ तक है, दूसरा ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये आर टू कैप मान लीजिए, आर टू कैप कह रहा हूँ, आर टू डैश। ठीक है, ये वेक्टर आर टू वेक्टर, ये उल्टा भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है आर टू। ठीक है, वेक्टर। तो अगर मान लीजिए इस तरफ है तो ये आर वन यहाँ तक हो गया, आर वन, और ये आर टू यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आर टू ये डिस्टेंस हो गई। ठीक, और आर वन ये है, आर टू ये है, सॉरी, ओरिजिन से लेते हैं पूरा। ठीक है, 0 0 0 से लेते हैं, तो आर वन यहाँ से यहाँ तक है, और आर टू ओरिजिन से लेके यहाँ आर टू तक है। ठीक है, तो आर टू कुछ टाइम्स तो होगा ही आर वन के, कुछ लैम्डा टाइम्स। देखिए, यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। मान लीजिए आर टू का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और आर वन का मान लीजिए हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो आर टू ये हो गया और आर वन ये हो गया, 1 मैग्नीट्यूड का, आर टू 2 मैग्नीट्यूड का हो गया। तो आर टू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर वन। तो यही यही चीज़ मैं बता रहा था आपको, ये लैम्डा। ठीक, यही चीज़ बता रहा था कि अगर कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है, ए इज़ अ कोलिनियर वेक्टर, ए इज़ कोलिनियर विद बी, तो ए इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब ये लैम्डा क्या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मान लीजिए हम आर वन को लिखना चाहें इसी तरीके से, तो आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर वन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आर टू वेक्टर। ठीक, कौआ बहुत परेशान किए कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। आर वन इक्वल टू 1/2 आर टू। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए 3 पोजीशन वेक्टर दे दिए, एक दे दिया, ठीक है, एक बी दे देगा, 3 कोऑर्डिनेट्स देगा, उसके सी के देगा 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ठीक, इस तरीके से सी के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए उसने। ठीक है, तो बोलेगा कि ये तीनों कोलिनियर हैं, और किसी एक में ऐसे दे देगा कि ए, बीच में मान लीजिए ए है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें मान लीजिए ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, ए बी, ठीक है, तो सीधा कुछ नहीं होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम 2 वेक्टर निकाल लेंगे, और ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी। ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको, दोबारा समझाता हूँ। देखिए, अगर हमको एक वेक्टर दिया है ए, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एक दिया है बी, और बोला है कि ए बी निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, वही बोला मैंने कि ए बी अगर निकालना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक, ए बी इक्वल टू, और अगर बोल दिया इसी तरीके से ए सी निकाल लेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब बात आती है कि अगर देखिए, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, ए बी और सी, मान लीजिए ए वेक्टर ये, बी बी ये, सी ये कहीं इससे ओरिजिन से होंगे सारे। ठीक है, देखिए मैं आपको, चलिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये देखिए, मान ली यहाँ से मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है, ये ए है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोलिनियर है, ठीक, अगर ये कोलिनियर हैं, ए बी सी यही होंगे इसके पोजीशन वेक्टर्स, मैं आपको बताए थे। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो ये ए बी, ठीक है, और ए सी क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी, कोई लैम्डा टाइम्स ए सी होगा, किसी ना किसी रेशियो में तो होगा ही ये। ठीक है, उसी तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक, बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। ये अगले टाइप का वेक्टर है कोप्लेनर, PLANAR, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखिए, कितने भी वेक्टर अगर सेम प्लेन में हैं,
उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है। अगर ये सेम प्लेन में है दो वेक्टर तो देखिए हमेशा सेम प्लेन में ही बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये भाग गया पेन, ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो ये एक हमेशा तो सेम प्लेन में ही हुआ, इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो ये भी सेम प्लेन बना लेगा, ये देखिए ये सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर तो हमेशा सेम प्लेन में बना सकते हैं। तीसरा वेक्टर अगर, ठीक है, सी वेक्टर मान लिया, अगर वो भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है ए बी के प्लेन में, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, ठीक। ज़्यादा इसमें कुछ कोई ख़ास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हम वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ए। अब हम जानेंगे कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो आर वेक्टर है, रिजल्टेंट तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो पहला वेक्टर है उसका टेल और जो आखिरी वेक्टर है उसका हेड। ये टेल हुआ, ये एक वेक्टर है तो ये हेड हो गया इसका, और ये टेल हो गई उसकी, ठीक है, ये पीछे टेल ये हेड, ठीक है। तो पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड मिला दीजिए, ठीक है, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला दीजिए, ठीक है, और यही हो गया आपका आर वेक्टर, और यही होता है वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लीजिए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब बात करते हैं कि हाँ चलिए ये तो ख़त्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आपने बहुत जगह सुना होगा, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो सबसे शुरुआत में यही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में कंपोनेंट ही निकालना होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या बला आ गई भाई, नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होता है ये, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज़, पर आपको वहाँ पे मैंने बताई नहीं थी कि ये है क्या चीज़ असली में, ठीक है। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आपका वेक्टर ये है आर, ठीक, ये आर वेक्टर है, ये पी इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, एक्स वाई एंड जेड डिस्टेंस पे है, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये ज़्यादा दूर लिख दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो ये आर हमारा वेक्टर है, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बताया इसको लिखेंगे कैसे, आर इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐसे ही तो बताया मैंने नोटेशन, ठीक है। बस कुछ नहीं, यही आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ये जो चीज़ है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया आपका एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में, ये हो गया वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और जेड के हो गया हमारा ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। यही चीज़ होती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मानिए एक वेक्टर को हमें तीन डायरेक्शंस में तोड़ देना है, उसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक पूरी चीज़ है कोई, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स निकाल दीजिए, ठीक है, तीन जगह, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है, उसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर का तीन कंपोनेंट्स निकाल देना, ठीक है, अलग अलग, जिससे वो मिलकर बना है, इनसे ही तो मिलकर बना है, एक्स वाई और जेड से, ठीक है। तो इनको अलग अलग कर देना, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस मान लीजिए बोला गया है, ये मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर दिया है हमारा, मान लीजिए ए है एक वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया है A1 B1 और C1, ठीक है, और ये B है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है A2 B2 और C2, कॉमा लगा लीजिए बीच में आप, ठीक है, इतना समझिए, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है। आप मान लीजिए डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, पॉइंट पी है एक्स वन वाई वन, और पॉइंट क्यू है
x2 y2, तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट में, ठीक है, y2 माइनस y1 ये, ठीक है। तो इस तरीके से तो निकालते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, डिस्टेंस मान लीजिए आपको निकालनी है d, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, a2 माइनस a1 करिए, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1। अब वहाँ पर भाई दो चीज़ें थी, केवल x और y एक्सिस में डायरेक्शन, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में बात कर रहे थे। अब क्या है, वेक्टर्स में तीन डायरेक्शंस की बात होती है कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन की भी बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम फॉर्मूला जितना हमारा 2D में हमने पढ़ा है वही सेम इम्प्लाई होता है 3D में, ठीक है। इसीलिए वेक्टर और साथ में 3D, उसके बाद 3D इसीलिए आता है क्योंकि आप 2 डायरेक्शन में, तो अब आपने एनालिसिस कर ही लिया, 3 डायमेंशन में भी करिए एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद आपके थोड़े कुछ सेक्शन फॉर्मूला आपने जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, उसको मैं बता देता हूँ, और आपका ये वेक्टर्स का टॉपिक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक्स है वो आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला। चलिए बात करते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो हमने पढ़ा था, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, और ये मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कोई, ठीक है, ये ए पॉइंट। अब हमने पढ़ा था इसमें कि अगर एक लाइन है और ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया है उसमें, तो हमको बीच का एक अगर दिया एक पॉइंट निकालना है कि मान लीजिए ये है आर, ठीक है। तो हमने अब बता दिया गया कि लैम्डा रेशियो 1 में अगर इसको बाइसेक्ट करता है ये पॉइंट, इस दो पॉइंट्स को, ठीक है, ठीक है, एम रेशियो एन मान लीजिए, एम रेशियो एन, लैम्डा रेशियो एन तो निकालते वक्त लेते हैं, ठीक है। एम रेशियो एन में अगर डिवाइड करता है तो हमें ये पॉइंट चाहिए होता है आर, कैसे निकालेंगे पॉइंट। तो आपने सिंपल पढ़ा होगा, मान लीजिए ये x1 y1 पॉइंट है, a1 ए, और b क्या है हमारा x2 y2 है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको पॉइंट निकालना है यार, आपने पढ़ा होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, और नीचे यही रेशियो ऐड कर देना है, ठीक है। एम रेशियो एन में अगर इसको डिवाइड किए हैं ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, आर इक्वल टू इसको इससे, ये इधर से ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा ये कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम इसके, ठीक है, वाई टू एम प्लस वाई वन एन अपॉन एम प्लस एन। इसी तरीके से तो निकालते थे, देखिए इसी तरीके से निकालते थे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, ओ ये ओरिजिन है मान लीजिए आपका, मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर हमने माना बी, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। और मान लीजिए हमें बोला गया कि ये आर एक वेक्टर है कोई, ठीक है, कोई भी आर एक वेक्टर है, हमें पता नहीं कौन सा, ए और बी हमें पता है, ठीक है, क्या है, ठीक है, आर एक वेक्टर है जो कि इसे डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, इंटरनली एक्सटर्नली आपको पढ़ना होगा। इंटरनली में यहाँ प्लस है, ठीक है, एक्सटर्नली में यहाँ माइनस कर देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनली अगर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें बोला गया अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है और आर एक वेक्टर बोला है जो एम रेशियो एन में से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ए बी और ये आर, ठीक है, ये पॉइंट। तो हमें निकालना है कि ये आर वेक्टर है क्या, कुछ नहीं करना है, इस तरफ देखिए आप, मैं इधर बताता हूँ, ठीक है, इधर ये डायग्राम आपके लिए क्लियर रहेगा, ठीक, ये वाला ये डायग्राम मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आर वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं होगा, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे ऐड कर दीजिए और रेशियो को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, यही हो गया हमारा आर वेक्टर। सेम उसी तरीके से देखिए सेक्शन फॉर्मूला वही सेम है चीज़, ठीक, ये हमारा आर वेक्टर निकल आया। इसी में अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें, कौन सा थ्योरम लगाना है,
तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्लियर हो रहा है आपको? वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो एम रेशियो एन मिड पॉइंट थ्योरम का क्या मतलब होता है कि एम रेशियो एन 1:1। मिड पॉइंट मतलब किसी एक लाइन को अगर मिड बीच से काट देंगे तो किस रेशियो में डिवाइड, 1:1 में ही तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड होगी तो रेशियो निकालेंगे तो 1:1 ही तो आएगा, ठीक है। तो निकाल देंगे तो एम और एन रेशियो क्या दिया, 1:1 दिया है, तो रख दीजिए भाई वैल्यू। एम क्या हो जाएगा, 1:1, तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 1+1 2, तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। यही आर हमने वेक्टर निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। दो वेक्टर दिए हैं ए बी, अगर एक वेक्टर आर है जो उसको मिड पॉइंट से काट रहा है तो उस आर वेक्टर को निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। सिंपल, आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ है, कोई नई बात थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात आती है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मैं बताऊँ आपको कि आपने सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके वर्टिसेस से आप अगली अपोजिट लाइन जो होती है उस पर अगर आप जो है लाइन खींच दीजिए और ऐसे 3 लाइन खींचिए, तो जो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगी, ठीक है, उस वो जो पॉइंट होगा वही सेंट्रॉइड कहलाएगा, ठीक है। और आपने जो इसका उसमें स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, मान लीजिए ये A1 A2 A1 B1 C1 है पॉइंट, ठीक है। बी वाला पॉइंट है A2 B2 C2 और सी वाला पॉइंट है A3 B3 और C3। तो इसका सेंट्रॉइड जी क्या होता था, A1 प्लस A2 प्लस A3/3 B1 प्लस B2 प्लस B3/3, इसी तरीके C1 प्लस C2 प्लस C3/3, ठीक है। सेम ऐसे होता था। और मैं आपको बताऊं कि जो वेक्टर्स है उसमें भी सेम यही होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसी में मैं बताऊँ आपको, ठीक है। चलिए अलग बता देता हूँ। ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से, इसका पोजीशन वेक्टर ये यहाँ से और इसका पोजीशन वेक्टर ये यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये ए पॉइंट, ये बी है तो इसका ये बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और ये सी है तो इसका सी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक। ये 3 पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे, ठीक। ये बी है, ठीक। तो अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है, मान लीजिए ये है सेंट्रॉइड इसका, ठीक है, कुछ नहीं करना है जी, बिल्कुल जी मान लीजिए सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ABC/3, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3, यही है सेंट्रॉइड, बिल्कुल सेम इसकी तरह, ठीक है। वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे, यहाँ वेक्टर निकालना है तो वेक्टर तो ऐसे ही होगा, ठीक है, एक ही वेक्टर होगा जी। अगर ये वेक्टर निकालना है यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर से जो जी वेक्टर निकालना है तो A प्लस बी प्लस C/3, ठीक है। वेक्टर है ये, वेक्टर से A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर C/3, कुछ नहीं है। और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी वेक्टर्स के थे वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब मैं जो आगे जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो उसको आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। अगले वीडियोज़ में अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। उसको आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।